औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की हमारी ये वीडियो थर्ड ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस साइकोलॉजी के हैं एनुअल 2024 के लिए, उनके सिलसिले की वीडियो है। इससे पहले हमने फोर्थ ईयर की वीडियो बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उसमें क्वेश्चन जो हैं हमारे पेपर में आए और स्टूडेंट्स ने उनको सॉल्व किया और इंशाल्लाह उनके अच्छे मार्क्स जो है वो आएंगे। इसी तरह इंशाल्लाह अब हम अगली जो हमारी आज की वीडियो, क्योंकि 27 को जो पेपर होने जा रहा है साइकोलॉजी का BA BSc या AD ADS प्रोग्राम जो पार्ट 1 है उसका, तो उसके सिलसिले की हमारी ये वीडियो है। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज हम बताते हैं कि कौन से चैप्टर के कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में हमारे पास दो इसमें से क्वेश्चंस आपके होते हैं। एक ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी का क्वेश्चन है कि इसमें हमारे पास जो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हैं उनके बारे में आपने बताना है, और दूसरा आपका क्वेश्चन जो है वो स्कूल ऑफ थॉट्स के हवाले से है। तो इसमें जो स्कूल ऑफ थॉट्स के हवाले से आपने जो मेन इम्पोर्टेंट हैं उनमें गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, स्ट्रक्चरलिज्म है और बिहेवियरिज्म है। 3 स्कूल ऑफ थॉट्स आपने याद कर लेने हैं और ब्रीफली आपने सब की, अगर वो बाज़ दफ़ा नोट भी लिखना आ सकता है तो आपने एक एक पैराग्राफ की सूरत में उनका जो मेन थीम है तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स का उनको कर लेना है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। इसी तरह से जो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी पे नोट लिखना है तो 4-5 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हैं, उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उनमें सबसे पहले हमारी जो है वो ब्रांच आ जाती है क्लिनिकल साइकोलॉजी है। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। ये मेन हमारी 3 जो ब्रांचेस हैं इनको आपने अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, यानी एक्सपेरिमेंटल, क्लिनिकल और एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से। इसमें स्कोप ऑफ साइकोलॉजी भी बाज़ दफ़ा पूछ सकता है, तो उसमें भी आपने ब्रांचेस का ही लिख देना है। ब्रांचेस के हवाले से आप लिख सकते हो, उसमें एक आध ब्रांचेस जैसे काउंसलिंग साइकोलॉजी आप ऐड कर सकते हो, IO साइकोलॉजी उसमें आप ऐड कर सकते हो, फोरेंसिक साइकोलॉजी आप उसमें ऐड कर सकते हो। 3-4 ब्रांचेस आप उसमें ऐड कर सकते हो और एक एक पैराग्राफ की सूरत में आप एक नोट उन पर लिख सकते हो। अगर डिटेल में करने के लिए जो मैंने आपको बताई हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाज़ दफ़ा बहुत कम चांसेस हैं, हिस्ट्री भी पूछ लेता है, मुस्लिम हिस्ट्री के हवाले से एक दफ़ा आज तक क्वेश्चन आया है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह है कि फिर भी आप एक टच अगर उसे दे लेंगे तो आपका ये जो है वो कवर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट सारी जो है वो 3 क्वेश्चन फिर बन जाते हैं इसके से, और आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। तो बहरहाल 2 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दी, एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है और एक ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आता है मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च में हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मेथड, सर्वे रिसर्च मेथड और केस हिस्ट्री मेथड, ये 4 रिसर्च मेथड्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रिसर्च मेथड्स हैं। जो हम उसमें राइट अ नोट भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन रिसर्च मेथड्स यूज्ड इन साइकोलॉजी, वो भी कर सकते हो। पिछली दफ़ा आ गया था, एक बड़ा कंफ्यूज हुए थे स्टूडेंट्स के रिसर्च मेथड यूज्ड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो हमारे पास केस हिस्ट्री रिसर्च मेथड जो है, जिसको हम इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, केस हिस्ट्री या क्लिनिकल उसको कहा जाता है, तो वो वाला लिखना था स्टूडेंट्स ने। अगर इस तरह से बाई चांस आ जाता है तो फिर आपने वो लिखना है। बाकी ये 4 रिसर्च मेथड्स हैं, इन पे आपने इनमें से ये 4 आप इसमें से देख लें, इनमें से इंशाल्लाह जो है 1 या 2 रिसर्च मेथड्स लाजमी आपके जो है वो पेपर में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये वाला जो चैप्टर है वो करना है, यानी 1-2 तरह से वो पूछ सकता है, नोट भी आ सकता है तमाम पर, अलहदा भी वो पूछ सकता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर जो आता है, थर्ड चैप्टर है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ साइकोलॉजी। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जो ये कंपलसरी है, क्योंकि इसमें जो आपका 16 मार्क्स का है वो कंपलसरी क्वेश्चन है जो लाजमी आपने करना है। आपने ये चाहे आप 6 क्वेश्चन इसके अलावा भी कर दें तो आपके 4 के ही नंबर्स आपके मिलेंगे, 5 के नंबर्स आपके तभी मिलेंगे जब आप ये क्वेश्चन हल करोगे। तो इसमें जो क्वेश्चन हर दफ़ा से एक तो डेफिनेशंस पूछता है, डेफिनेशंस में आपने मीन मीडियन मोड की डेफिनेशन है, कोरिलेशन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, 4-5 डेफिनेशंस एक लाइन में आपने याद कर लेनी है। इसके अलावा इसमें मीन मीडियन फाइंड करना वो पूछ लेता है। अगर आपसे ग्रुप डाटा आएगा तो सिर्फ मीन फाइंड आउट करना है आपने, उसका मेरी एक बाकायदा से वीडियो मौजूद है, उसको आप डिटेल में पढ़ें इस चैप्टर के हवाले से, तो उसमें आपको सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं। आप इसी प्लेलिस्ट में जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा इसमें यानी ये 8 नंबर का आपका डेफिनेशंस का हो जाएगा, 4 नंबर का आपका जो है वो मीन मीडियन फाइंड करना है अनग्रुप डाटा का, और
4 नंबर का वो आपसे पूछ सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, या आपसे कोई बार ग्राफ बनवा सकता है। इस तरह से वो इस 4 नंबर का आपसे कर सकता है। और लेकिन अगर उन्होंने पूछा कि भाई आपने ग्रुप डाटा का मीन निकालना है, फिर 8 नंबर का वो ग्रुप डाटा का मीन निकालना होगा। जो डेफिनेशंस आ जाएंगे, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी 4 नंबर का आ जाएगा, और 4 नंबर की डेफिनेशन इस तरह से वो आपकी तकसीम है। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट जो है, इसमें आपने डेफिनेशंस याद करनी है। मीन, मीडियन, मोड, अनग्रुप डाटा का आपने, और मीन जो है वो ग्रुप डाटा का फाइंड आउट करना है। ये आपने अच्छे से इसको इस तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये 16 नंबर आपके 100% आएंगे, और इसमें से नंबर भी नहीं कटते हैं, क्योंकि ये ऐसा है अगर आप इस तरह से सही कर लेते हो तो 16 में से 16 नंबर आपको मिल जाते हैं, एक भी नंबर आपका नहीं कटता है। लेकिन होता यही है, हर दफ़ा जब भी हम पेपर चेक करते हैं तो उसमें यही चीज़ें आती हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसको गलत करते हैं, क्योंकि कई बुक्स ऐसी हैं, कई राइटर्स की बुक्स ऐसी हैं जिनमें ये चैप्टर ही नहीं है। जब ये चैप्टर ही नहीं होगा तो ज़ाहिर है टीचर्स भी उस हवाले से फिर इतना गाइड नहीं करते। तो इसलिए आप मेरी बुक पढ़ें, उसमें बड़ा प्रिसाइजली इसको दिया गया है और हर चीज़ को दिया। अगर आप वो जो चैप्टर तैयार कर लेते हो तो 16 नंबर आपके कंफर्म है। तो उससे ये होगा कि अगर पहले आप 3 चैप्टर्स भी तैयार कर लेते हो तो आप 100% पास हो जाते हो। यानी आप इंट्रोडक्शन वाला, रिसर्च वाला और नफ्सियात का शुमारियत, तज्ज़िया, ये 3 क्वेश्चंस ही आप करके जो है वो 80 में से 35-40 नंबर जो है वो इजीली ले सकते हो, और अपना पेपर जो इन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसमें से भी लाजमी तौर पर क्वेश्चन आता है। या तो आपसे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछ लेंगे, या आपसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पूछ लेंगे, या ब्रेन का जो है वो ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, कभी कभार इसमें एंडोक्राइन सिस्टम पे नोट लिखना भी आ जाता है कि व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम, डिस्क्राइब द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन डिटेल। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हवाले से, और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हवाले से, और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, जिसमें हमारा पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाते हैं। इनको आपने इसी तरह से लिख देना है और आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। तो ह्यूमन ब्रेन का है, इसमें आप जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन आ जाता है, जिसमें आप फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, उनके आगे जो पार्ट्स हैं उनको आप ब्रीफली जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के हवाले से। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है सेंसेशन एंड परसेप्शन के हवाले से। सेंसेशन एंड परसेप्शन के हवाले से जी आपका इसमें स्ट्रक्चर है हमारे पास ईयर एंड आई का, तो दोनों आपने कर लेने हैं। इनमें से लाजमी एक हर दफ़ा तकरीबन हर दफ़ा होता है कि ईयर एंड आई का स्ट्रक्चर में से कोई एक आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैट्रिक से ही कि आपने जो है ईयर एंड आई का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके अलावा इदराक की इक़साम में आपने जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन है, ये आपने लाजमी अच्छे से कर लेनी है। वैसे तो फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन है और मोमेंट परसेप्शन है या टाइम परसेप्शन है, तो ये 3-4 परसेप्शंस की हैं स्पेस एंड डेप्थ परसेप्शन के हवाले से। तो डेप्थ परसेप्शन और ग्राउंड जो फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल दफ़ा नोट लिख देता है डिफ़ाइन सेंसेशन एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ परसेप्शन। ठीक है, इस तरह से भी है डिफ़ाइन परसेप्शन, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ परसेप्शन, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, एक तो आई एंड ईयर के स्ट्रक्चर के हवाले से, और तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गेस्टाल्ट के जो और परसेप्चुअल गेस्टाल्ट के लॉ हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के, यानी इदराकी तंजीम के जो कवानीन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपने इसमें से इस चैप्टर में से जो है ये क्वेश्चंस करने हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आध दफ़ा कभी कभार इलियन के हवाले से पूछ लेता है, लेकिन 11 जो है वो कभी कभार आता है, उसको एक नज़र देख लीजिएगा। लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट जो हैं वो हल करने हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड आई, उसके अलावा टाइप्स ऑफ परसेप्शन, और उसके अलावा जो गेस्टाल्ट के लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। छठा चैप्टर आपका जो मोटिवेशन का है। मोटिवेशन में जो है डिफ़ाइन मोटिव या मोटिवेशन की डेफिनेशन आ सकती है, उसकी तारीफ़ करें। प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिवेशन के हवाले से पूछ सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिवेशन क्या होती है। इसके अलावा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है। एक आध दफ़ा मैस्लो का जो नज़रिया है ये भी क्योंकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस के अंदर आता है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस में हमारे पास जो है वो फाइनेंशियल रिवार्ड, प्रेज़, रिकग्निशन, पेयर प्रेशर्स वगैरह ये आ जाते हैं। तो इसी तरह ह्यूमनिस्टिक, इस पे एक नोट लिखना आ सकता है कि डिस्क्राइब ह्यूमनिस्टिक थियरी ऑफ मोटिवेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ मोटिव।
तो आपने पांचों जो है इसकी स्टेजेस उनको बयान करना है। तो ये है जी आपका जो चैप्टर मोटिवेशन के हवाले से, और इसमें आपने प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिव्स के हवाले से बात करनी है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के हवाले से, और मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड है, इनके हवाले से आपने इनको प्रिपेयर करना है इस चैप्टर को अच्छे से। जो हमारे पास सातवां चैप्टर है इमोशंस का, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने डेफिनेशन ऑफ इमोशन याद करनी, इमोशन की डेफिनेशन क्या होती है। इसके अलावा इसमें इमोशन की थेरीज़ हैं, ये आपने याद करनी है, और एक जो इमोशंस के दौरान होने वाली जिस्मानी तब्दीलियाँ। दो क्वेश्चन हैं इस इमोशन वाले चैप्टर में, यानी क्या तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं, जैसे खुशी है, अफसरदगी है, गुस्सा, खौफ, और ये सरप्राइज़ वाली जो कंडीशंस होती हैं। इनके अलावा इसमें हमारे पास 3 थेरीज़ हैं, जेम्स लेंग की है, कैनन बेड की और शास्त्र सिंगर की 3 थेरीज़ हैं, ये आपने करनी है। तो इस चैप्टर से यही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, दो ही, सबसे ज़्यादा थेरीज़ का, और उसके बाद आपकी जो है वो इसमें साइकोलॉजिकल जो एक्सप्रेशंस हैं इमोशंस का, वो आपने, या इमोशन ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो आपने इसमें से तैयार करना है। चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 8 है, आमोजिश और मशरूतियत, लर्निंग एंड कंडीशनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है टाइप्स हैं लर्निंग की टाइप्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ साथ जो है उसमें सो रीइंफोर्समेंट के हवाले से भी आपसे पूछ सकता है, या इसमें आपकी कॉग्निटिव लर्निंग जो है, और इसके अलावा जो कॉग्निटिव लर्निंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको वकूफ़ी आमोजिश भी कहा जाता है, उसको जिस पर कॉग्निटिव मैप वगैरह के हवाले से बात की जाती है, तो वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है इसमें से आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो ये दो इसमें से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। वैसे क्लासिकल कंडीशनिंग भी है, जिसमें हम 4 चीज़ों के हवाले से बात करते हैं, वो भी आपने पढ़ी होगी, उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा, जिसमें कि हम कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पांस की बात करते हैं, अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पांस की बात करते हैं। और डॉग वाला एक्सपेरिमेंट है, उसको आपने उसको एक्सपेरिमेंट को लिख देना है, और आपने वो लिखते हैं, तो इस तरह से आपके पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर इस तरीके से क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करते हैं तो। जी, मेमोरी का जो चैप्टर है, मेमोरी वाले चैप्टर में से इसकी डेफिनेशन आ जाती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी आ जाती हैं कि कौन सी टाइप है। जैसे हमारे पास सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी है, और मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेमोरी है, यानी रिकॉल मेथड है, मेथड ऑफ रिकग्निशन है। इसके अलावा हमारे पास रीअरेंजमेंट मेथड है, रीलर्निंग मेथड है। 4 मेथड्स आप लिख के 8 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और फरामोशी क्यों होती है, इसके क्या असबाब है, उसकी डेफिनेशन है, उसके असबाब क्या हैं। तो इंटरफेरेंस की वजह से होती है, मीनिंगलेस मटेरियल की वजह से होती है, इनकम्प्लीट प्रैक्टिस की वजह से, एक्सेसिव मटेरियल की वजह से, और इसमें सिमिलरिटीज़ की वजह से भी हो सकती है, मोटिवेशनल फॉरगेटफुलनेस और अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल जो है 6-7 आप अगर 5-6 भी लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर इसमें से मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर भी आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, और आप 100% आपकी प्रिपरेशन इसकी हो जाती है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर थिंकिंग का है। थिंकिंग में आपने इसकी थिंकिंग की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ थिंकिंग में बाज़ दफ़ा तो डिटेल में आपसे टाइप ऑफ थिंकिंग भी पूछ सकता है, लेकिन आपने इसमें से 2 टाइप्स ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है। एक तो आपने क्रिएटिव थिंकिंग की करनी है, और एक आपने इसमें से जो है आर्टिस्टिक थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग की आपने करनी है। और इसके स्टेप्स क्या होते हैं क्रिएटिव थिंकिंग या थिंकिंग के जो है वो स्टेप्स भी इसमें से वो पूछ सकता है, बाज़ दफ़ा इसी में ही आ जाता है। और इसके अलावा एक आपकी जो रियलिस्टिक थिंकिंग है, तो 2 आपने थिंकिंग्स की टाइप को अच्छे से प्रिपेयर करना है, रियलिस्टिक थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को। और वैसे आपने इनको जो टाइप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग समेत जो 4 टाइप्स, उनको एक पैराग्राफ में भी याद कर लेना है, ताकि पूरा अगर वो राइट अ नोट लिखना आ जाए, टाइप जैसे आ जाता है डिफाइन थिंकिंग एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ थिंकिंग, तो फिर आपको चारों जो है वो एक पैराग्राफ की सूरत में लिखनी पड़ेंगी, और इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। बाज़ दफ़ा टूल्स ऑफ थिंकिंग के हवाले से भी पूछ लेता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल आप टाइप्स ऑफ जो थिंकिंग है इसको ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस के चैप्टर में से इसकी टाइप्स आपने याद करनी है, इसकी थेरीज़ याद कर लेनी है। थेरीज़ में आपके पास स्पेयरमैन की थेरी है और थर्स्टन की थेरी है। ये 2 आपने थेरीज़ अच्छे से याद कर लेनी है। इंशाल्लाह इनमें से कोई एक थेरी अगर वो पूछेगा तो इनमें से लाजमी आ जाएगी, या इसकी जो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट है, पैमाइश के तरीके हैं, ये आपने याद कर लेना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसमें वेज और विस के हवाले से, आर्मी अल्फ़ा बीटा के हवाले से आप इसको लिख सकते हो और इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये 2 ही क्वेश्चन है थेरीज़ का और इसमें से जो इसकी असेसमेंट का, तो उसके मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से उसमें से आपने तैयार करने हैं। जो लास्ट हमारा चैप्टर आता है पर्सनालिटी का, पर्सनालिटी में भी वही चीज़ें हैं, इसमें थेरीज़ हैं और इसके टेस्ट हैं। 2 ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। थेरीज़ में से आपने जो करनी है, अगर मैं फिर पहले भी मैंने बताया हुआ अपनी पुरानी वीडियोस में भी, फिर मैं बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछ लेता है कि डिफाइन पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब द थेरीज़ ऑफ पर्सनैलिटी, थेरीज़ ऑफ पर्सनैलिटी में फिर आपने एक पैराग्राफ की शक्ल में आलपोर्ट की, कैटल की, योंग की, आइजनिक की, ये वाली और फ्राइड की, 5 आपने एक पैराग्राफ में बता देनी है। 8 में से 8 नंबर आपको आ जाएंगे, कोई नंबर आपका कटेगा नहीं। अगर आपसे वो अलहदा से पूछ लेता है, अलहदा से 2 वो पूछ सकता है आपसे कि एक तो योंग की थेरी ऑफ पर्सनैलिटी पूछ सकता है जिसमें आपने एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट के हवाले से बात करनी है, या फिर फ्राइड की आपसे थेरी पूछ सकता है। ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं फ्राइड की थेरी जो है पर्सनैलिटी की, उस पर नोट लिखें तो वो आ सकती है। तो आपने 4-5 थेरीज़, 5 थेरीज़ या 6 थेरी मैक्सिमम एक पैराग्राफ की शक्ल में जब लिखनी है, जब आपने नोट आपसे पूछा जाएगा। और अगर आपसे डिटेल में पूछेंगे तो फ्राइड की थेरी आपसे पूछेंगे तो आपने उसको फिर डिटेल में लिख देना। इसी तरह शख्सियत की पैमाइश के तरीके मैंने बार बार बताया हुआ है तमाम वीडियोस के अंदर भी, और अपने इस चैप्टर में जिसको मुकम्मल चैप्टर की मेरी वीडियो मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप उसको तैयार कर सकते हो। उसमें लिखा हुआ है बाकायदा से कि आपने पर्सनैलिटी असेसमेंट में प्रोजेक्टिव की बात करनी है, आपने नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करनी है। ठीक है, प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट को आपने फिर अलहदा से उनको एक पैराग्राफ में एक टेस्ट उनका कि प्रोजेक्टिव में कौन कौन से हैं, सिर्फ थोड़े थोड़े से आपने ब्रीफली उनके बारे में बताना, डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि जब तक आप ये दोनों कंप्लीट नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपने तजलीली आजमाइश के 6 पेजेस भी भर देंगे, लेकिन आप अगर गैर तजलीली आजमाइशें नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, हाफ मार्क्स ही मिलेंगे। तो इसलिए आपने थोड़ा लिखना है, लेकिन सारे लिखने हैं, डिटेल में लिखनी है, और कोशिश करें अपनी राइटिंग स्पीड को बेहतर करें और कंसाइज लिखें और बड़े अच्छे तरीके से आप उनको डिस्क्राइब करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो सारे क्वेश्चन बताने का मकसद ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि उनके 80 में से 80 मार्क्स या 75 मार्क्स तक वो ले सकें। तो उनके लिए हमने डिटेल में ये चीज़ें बताई हैं। जो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर पहले 3 चैप्टर्स भी कर लेते हैं और आखिरी 2 चैप्टर्स कर लेते हैं, यानी पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस का, अगर ये नहीं करते हैं तो पहले 3 चैप्टर्स करने के बाद वो इमोशंस वाला चैप्टर एक कर लेते हैं, तो वो 100% मैं श्योरिटी देता हूँ कि वो अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो ये तो थी जी वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब के को हर ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबियाँ नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ नसीब फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमें भी दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।